नमस्कार, मैं आशा त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको धारा 68 से लेकर के धारा 76 तक बताऊंगी। इससे पहले हमने आपको धारा 60 तक बता चुके हैं। तो अगर आपको सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 तक पे कोई भी परेशानी आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के आप अपनी परेशानियों को लिख सकते हैं और हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं धारा 68 से 72। धारा 68 से 72 सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 68 से 72 जो कि स्थावर संपत्ति के विरुद्ध डिक्रियों के निष्पादन करने की शक्ति जो कि कलेक्टर के द्वारा प्रत्यायोजन कर दिया गया है। तो ये धाराएं जो है अब निश्चित हो गई हैं। तो इस वजह से आपको ये धाराएं अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको पढ़ना क्या है, अब आपको धारा 73 से पढ़ना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि धारा 73 क्या कहती है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 73 क्या कहती है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा जो 73 है वे निष्पादन के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जो निष्पादन जो है जो संपत्ति का निष्पादन है वह विक्रय के आगामों का डिक्रीदारों के बीच आनुपातिक रूप से वितरित किया जाएगा। कैसे? जहाँ पर अस्थीय न्यायालय के द्वारा ये धारित है, ऐसी अस्थीय से अभिप्राप्ति के पूर्व एक से अधिक व्यक्ति ने धन संदाय की ऐसी डिक्री जो कि निर्णीत ऋण के विरुद्ध पारित की गई है निष्पादन के लिए आवेदन न्यायालय के लिए किया गया है। जहाँ पर मतलब एक से अधिक व्यक्ति ने कहा है कि भाई इन्होंने मेरा पैसा लिया, मेरा पैसा लिया, मेरा पैसा लिया, इस संपत्ति के खिलाफ लिया है, तो उसकी तुष्टि यदि अभी प्राप्त नहीं की गई है तो वह अपने खर्च काटने के बाद अस्थीय ऐसे सभी व्यक्ति को अनुपातिक रूप से बांट दी जाएगी। परंतु जहाँ पर कोई भी संपत्ति बंधक के रूप में है, भार के रूप में है, उसके अधीन अगर विक्रय की गई है तो वहाँ पर बंधकदार जो होंगे ऐसे विक्रय के प्रपत्र अंश के हकदार नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। जब डिक्री के निष्पादन में विक्रय के दायित्व के अधीन यदि कोई संपत्ति बंधक से रिलेटेड है, भार के अधीन है, तो ऐसी संपत्ति का विक्रय बंधक के द्वारा ही होगा। उस संपत्ति में ऐसे हिस्सा मिलेगा जैसे कि जब संपत्ति उसकी थी तब उसको मिलता था, सेम उसको अभी भी बेचने के बाद उसको ऐसे ही हिस्सा मिल जाएगा। यदि कोई भी स्थावर संपत्ति जो कि डिक्री के निष्पादन में अगर विक्रय की जाती है तो जो उसमें उन्मोचन के आधार हो गए, जो विक्रय के लिए आदेश देगा वह विक्रय के निम्न रूप से उपयोगी होगा। क्या? अगर विक्रय का आदेश दिया है तो भाई आप विक्रय का व्यय भी चुकाओगे। ठीक है, डिक्री के अधीन जो सौम्य रकम के उन्मोचन है वो भी आप करोगे। निर्णित ऋणी के धन के उन्मोचन के रूप में जिसमें ऐसे विक्रय कराने वाले न्यायालय की डिक्री से संपत्ति विक्रय से पूर्व ऐसे डिक्री के निष्पादन के लिए अगर आवेदन कर दिया गया है तो उसकी तुष्टि अभी प्राप्त नहीं है तो भी इसके बारे में आप डालोगे। इस धारा का कोई भी बात सरकार पर प्रभाव नहीं डालती है सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 73 में। अब आइए देख लेते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 74 क्या कहती है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 74 जो कि निष्पादन का प्रतिरोध के बारे में बताया गया है, जहाँ पर न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि जो स्थावर संपत्ति है उसके कब्जे के लिए डिक्री के निष्पादन में जो विकृत स्थावर संपत्ति के जो क्रेता है वह संपत्ति पर कब्जा के लिए डिक्री के निष्पादन से अभिप्राप्त करने में जो निर्णित ऋणी था या फिर उसकी ओर से या फिर कोई भी व्यक्ति के द्वारा यदि प्रतिरोध किया गया है तो वह डिक्रीदार के द्वारा या फिर क्रेता की प्रेरणा से न्यायालय ऋणित ऋणी या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसे अवधि के लिए कारागार में निरूढ़ करने का आदेश दे सकता है। यह आदेश आपका 30 दिन का भी हो सकता है। इसके अलावा यह निर्देश भी दे सकता है कि जो डिक्रीदार है, जो विक्रेता है, उसको कब्जा दिलाया जा सके, कब्जा मिल सके। ठीक है, ये धारा 74 है। अब आइए देख लेते हैं कि धारा 75 क्या कहती है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 75 जो कि कमीशन को निकालने की न्यायालय की शक्ति को बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि भाई न्यायालय की यह शक्ति है, प्रदान की गई है न्यायालय को कि वह अपना कमीशन निकाल सकता है। न्यायालय को ऐसी शक्ति शर्तों के अधीन रहते हुए मिलेगी जो कि विहित की गई हो। कौन कौन से? किसी व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति, स्थानीय अन्वेषण की शक्ति, विभाजन करने की शक्ति, कोई वैज्ञानिक तकनीकी है
या फिर विशेषण अन्वेषण है तो उसकी शक्ति, कोई ऐसी संपत्ति जिसका विक्रय करने के लिए वाद न्यायालय में अभिरक्षा है तो उसकी शक्ति, कोई अन्य सचिवीय कार्य के लिए जो भी शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, आइए देख लेते हैं कि धारा 76 क्या कहता है। धारा 76 में अतिरिक्त न्यायालय कमीशन को बताया गया है। किसी भी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए कमीशन उस राज्य से उसमें उसे निकालने वाला न्यायालय स्थित होना चाहिए, जो उच्च न्यायालय नहीं होना चाहिए, जो कि उस स्थान पर रहता है जिस पर न्यायालय की परीक्षा की जानी है, उसके बारे में बताया गया है। तो किसी भी व्यक्ति की अगर परीक्षा कराने की आप बात कर देते हैं तो परीक्षा कराने में कमीशन जो है वह हर न्यायालय उसके अनुसरण में परीक्षा कराएगा। कैसे? और जब कमीशन सामान्य रूप से निष्पादित किया गया है, इसके लिए वह साक्ष्य सहित उस न्यायालय को वापस कर देगा जिससे उसको निकाला था। परंतु यदि कमीशन निकालने का आदेश निरस्त कर दिया गया है तो कमीशन ऐसे आदेश के निबंधों के अनुसार लौटा दिया जाएगा। भाई जैसे आप कमीशन लिए थे सेम वैसे ही कमीशन आप वापस कर दोगे। ठीक है, धारा 77 सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 77 जो कि अनुरोध पत्र के बारे में बताता है। इसमें कहा है कि कमीशन निकालने के बदले में न्यायालय ऐसे व्यक्ति की परीक्षा कराने के लिए अनुरोध पत्र निकाल सकेगा जो कि ऐसे स्थान में निवास करते हैं जो कि भारत के भीतर नहीं है। ठीक है, तो यह धारा 77 में बताया गया। धारा 78 विदेशी न्यायालयों के द्वारा निकाले गए कमीशन या फिर कमीशन न्यायालय के निकालने की न्यायालय की शक्ति को बताया गया है। धारा 78 में यह बताया गया है कि भाई कोई जगह है अगर वो विदेश में है तो उसको हमारे न्यायालय के द्वारा कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए ठीक है भैया हम विदेशी न्यायालय को हायर करेंगे। ठीक है, भारत के उन भाग में जहाँ पर न्यायालय स्थिर नहीं है वहाँ के किसी भाग के निकाले गए हों या फिर किसी न्यायालय की प्रेरणा से निकाले गए हों, वह केंद्र सरकार के प्राधिकरण के द्वारा या फिर भारत के बाहर स्थित किसी अन्य न्यायालय के द्वारा जो कि न्यायालय द्वारा उनकी प्रेरणा से निकाले गए हैं, वह ऐसे माने जाएंगे कि जैसे भारत का ही न्यायालय के द्वारा निकाले गए हैं। सेम थिंग है। ठीक है, यह सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 78 कहती है। सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 79 कहती है कि जो भी इसमें जो किसी भी राज्य सरकार की दशा में किसी भी राज्य सरकार के द्वारा किसी भी सरकार के द्वारा या उसके विरुद्ध यदि कोई वाद हुए, कोई पदी हैसियत में लोक अधिकारी के द्वारा या उसके विरुद्ध अगर कोई किया गया वाद है तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, वह इसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार के पास या फिर राज्य सरकार के पास उसके विरुद्ध किया गया वाद भारत की दशा में एक संघ माना जाएगा, किसी राज्य सरकार की दशा में वह एक राज्य माना जाएगा। सिविल प्रक्रिया संहिता की यही बात इसमें बताई गई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये धाराएं समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।